जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एडू 36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 टारगेट 90 डे सीरीज के आखिरी पड़ाव की ओर अग्रसर होते हुए हमारा ये लास्ट 24th डे है। और आज हम बात करने वाले हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। और उसके बाद हम बात करेंगे मौलिक कर्तव्य के बारे में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में क्या, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं। और मौलिक कर्तव्य क्यों बोलते हैं हम लोग, फंडामेंटल ड्यूटीज। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये संविधान के कौन से भाग में है, तो संविधान के भाग या फिर पार्ट नंबर 4 में है। और जो फंडामेंटल ड्यूटी है ये किस में है, तो 4A में है या फिर भाग 4 का में है। आपको याद कर रखना कि जो DPSP है वो कौन से अनुच्छेद से कहां तक है, तो अनुच्छेद नंबर 36 से लेके अनुच्छेद 35 तक क्या था, फंडामेंटल राइट्स या फिर मौलिक अधिकार थे। ठीक है, मौलिक अधिकार कहां से कहां तक थे, तो मौलिक अधिकार अनुच्छेद नंबर 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार थे। ठीक है, उसके बाद 36 से लेके 51 तक, अनुच्छेद 36 से लेके अनुच्छेद 51 तक क्या है, तो DPSP है, जिसे हम बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। उसके बाद फिर 51A क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, जिसे हम बोलते हैं मौलिक कर्तव्य। आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्या पूछ लेगा कि मौलिक कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 51A में है। किसमें, कौन से भाग में है, तो कौन से भाग में है, तो भाग या फिर पार्ट नंबर 4A या 4 का, जिसे हम बोल सकते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसमें है, तो भाग 4 में है। और कौन से अनुच्छेद से कहां तक है, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद नंबर 56 से लेकर अनुच्छेद नंबर 51 तक है। ये कहां से लिया गया है DPSP, तो कहां से, आयरलैंड के संविधान से ये लिया गया है। कहां से, आयरलैंड के संविधान से ये DPSP लिया गया है। इतनी चीजें तो आपको याद रखनी चाहिए। देखिए, जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे या फिर मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे तो हमें ये पता था क्या, मौलिक अधिकार में मैंने आपको कई बार बताया है कि अगर किसी भी अधिकार का आपके हनन होता है, जैसे कि आपसे जबरदस्ती काम कराया जाता है या फिर आपके जाति का मजाक उड़ाया जाता है या फिर आप जाति रूप से आपसे भेदभाव किया जाता है, धार्मिक रूप से आपसे भेदभाव किया जाता है या फिर छुआछूत वाली चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर आपके साथ आपको जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं कि आप कहीं भी निवास कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब आपको जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो आप कहीं भी घूम सकते हैं, ये जो स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं, अगर किसी भी प्रकार का इसमें हनन होता है तो आप कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन जब संविधान लागू होता है उस टाइम पे जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है या फिर जो जिसे हम बोल रहे हैं अभी DPSP को भी बोला गया कि मौलिक अधिकार ही है, एक तरीके से मौलिक अधिकार ही है। लेकिन अगर इसे लागू कर दिया जाए तो अभी हमारे पास जब संविधान लागू होता है तो उस टाइम पे आपको पता है कि अंग्रेजों ने भारत को लूट लिया था, तो भारत के पास पैसे की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, पैसे का अभाव था। अगर ये मौलिक अधिकार के साथ DPSP भी लागू कर देते तो बहुत दिक्कत आ जाती। दिक्कत क्यों आ जाती, देखिए, जो DPSP है इसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है कि आपको विधिक सहायता निःशुल्क दी जाएगी, समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाएंगे, प्रसूति सहायता दी जाएगी, लोगों को काम पाने का अधिकार होगा, ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा बहुत सारे अधिकार हैं, ये किस में दिया गया है, DPSP में। लेकिन जब भारत का संविधान लागू होता है, सोचिए अगर सबको निःशुल्क विधिक सहायता दी जाए, है ना, इसके अलावा उन्हें काम पाने का अधिकार है, हाँ ठीक है तुम्हें काम मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा जो देखिए, आप पेंशन के बारे में जानता हूँ कि जो पेंशन मिलता है, फिर प्रसूति जो सहायता मिलती है। अब सरकार के पास पैसा कम है, वो किसको किसको पैसा देगा, तो अगर ऐसा लागू हो जाता, ये भी फंडामेंटल राइट्स में शामिल हो जाता, तो आप क्या करते, बोलते मुझे पेंशन नहीं मिला है, मैं जा रहा हूँ कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट तो तुरंत बोलता कि ये तो राइट्स है उसका, अब तो उन्हें पैसा देना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जो DPSP में शामिल कर दिया गया है, तो DPSP में ये रहता है कि अगर इसे शामिल कर दिया गया तो राज्य पे डिपेंड करता है कि राज्य उसे पैसा देना चाहती है, राज्य उसे लागू करना चाहती है या नहीं लागू करना चाहती। जितने भी अनुच्छेद हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, तो राज्य पे डिपेंड करता है कि वो लागू करना चाह रही है या नहीं चाह रही है। अगर वो लागू नहीं कर रही है तो भी आप कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है,
डीपीएसपी में इतने ऐसे प्रावधान रखे गए हैं जिसे राज्य के ऊपर डिपेंड कर दिया गया, छोड़ दिया गया है कि अगर आपका मन करता है तो आप लागू कर सकते हैं, आपका मन नहीं करता तो आप लागू नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि देखिए अलग अलग राज्य है, किसी राज्य के पास ज़्यादा पैसा है, किसी राज्य के पास कम पैसा है, किसी राज्य की अलग संस्कृति है, किसी राज्य की अलग संस्कृति है। तो इसलिए जब अलग अलग राज्यों की अलग संस्कृति है, अलग अलग राज्यों की अलग अलग प्रॉब्लम है, तो इसलिए राज्यों पे छोड़ दिया गया कि जैसे आपको लगता है। देखिए मान लीजिए कि कुछ ऐसे राज्य हैं, मान लीजिए मैं मानता हूँ कि एमपी एक ऐसा राज्य है जहाँ पे एसटी की पॉपुलेशन नहीं है। अगर वो एसटी की पॉपुलेशन वहाँ पे नहीं है तो वो एसटी वालों के लिए क्या प्रावधान करेगा? नहीं करेगा वो प्रावधान। ठीक है, वही का अगर मैं बोलता हूँ कि छत्तीसगढ़ में मैं मानता हूँ कि अगर 90% लोग एसटी हैं, तो छत्तीसगढ़ में जो यहाँ की सरकार है वो देखेगी कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है, तो मैं यहाँ के लोगों के लिए अलग अलग प्रावधान कर देती हूँ। तो इसीलिए राज्यों पे छोड़ दिया गया कि राज्य जैसे चाहते हैं, जैसे उनके पास रिसोर्स हो और जैसे उनके पास रिसोर्स के अलावा जैसी वहाँ की कंडीशन हो, उस कंडीशन पे डिपेंड करे कि आप डीपीएस पे लागू करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। चलिए सारी चीज़ों को हम ध्यान से समझते हैं एक एक करके। आज का जो पहला क्वेश्चन है, संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष की गई? देखिए मूल कर्तव्य, ये जो कर्तव्य है आखिर ये क्या है? कर्तव्य देखिए पहली बात तो आपको अधिकार मिल गया, आप कुछ भी बोल सकते हो, कहीं भी घूम सकते हो, आपको खाने का भी अच्छे से अच्छा खाने का भी, अच्छा पानी पीने का भी अधिकार है, अच्छा हवा लेने का भी अधिकार है। ये अधिकार तो आपको संविधान ने दे दिया। इसके अलावा जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी में भी आपको काम पानी का अधिकार हो गया। ठीक है, निःशुल्क विधिक सहायता मिल गई आपको, है ना। तो और पोषाहार की व्यवस्था कर दी गई। SC/ST वालों के लिए उन्हें उनके प्रोग्रेस के लिए कुछ कुछ अधिकार दे दिए गए। तो बहुत सारे अधिकार डीपीएसपी में भी मिल गए आपको। ठीक है, अब इतनी सारी चीज़ें आपको मिल गई तो सरकार, जो यहाँ की सरकार है, जो हमारा देश है, वो देश भी तो चाहेगा कि आपको इतना कुछ मैं दे रहा हूँ, आप इसके बदले में क्या दोगे? तो आपके ऊपर क्या मौलिक कर्तव्य या फिर आपके ऊपर एक कर्तव्य थोप दिया गया कि हाँ इतना चीज़ें आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपको मैं इतनी सारी चीज़ें दे रही हूँ, क्या फंडामेंटल राइट्स, इसके अलावा डीपीएसपी, इतनी सारी चीज़ें आपको मिल रही है, तो आपका भी एक अधिकार है कि आप क्या करिए, यहाँ हमारे देश के लिए यहाँ पे कुछ कुछ आप लिखिए ड्यूटी निभानी है। अब ये ड्यूटी क्या क्या है उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो किसमें, कौन से संविधान संशोधन में आई है? तो 42वें संविधान संशोधन कब हुआ है? 42वां संविधान संशोधन बताइए। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, 42वां देखिए 4-2 कितना होता है? 6, 4-2 6। 1976 में 42वां संविधान संशोधन होता है और उस टाइम पे मौलिक कर्तव्य को जोड़ा जाता है। क्या? किसी मूल कर्तव्य को जोड़ा जाता है या फिर जिसे हम मौलिक कर्तव्य बोलते हैं। कौन से भाग में है मौलिक कर्तव्य? तो भाग 4 का में है। कौन से भाग में? भाग 4 का में। कौन से अनुच्छेद में है? अगर पूछा जाए कौन से अनुच्छेद में है मौलिक कर्तव्य, तो 51 का में है, 51 का। जब मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाता है उस टाइम पे टोटल कितने मौलिक कर्तव्य रहते हैं? 10 रहते हैं। फिर 86वां संविधान संशोधन 2002 में जब होता है तो टोटल कितने हो जाते हैं? एक और बढ़ जाता है। कौन सा? शिक्षा का अधिकार। मतलब आपको शिक्षा के बारे में भी बताना है बच्चों को, जो बच्चे हैं उनको शिक्षित भी करना है। ठीक है, तो ये एक अधिकार और जुड़ जाता है। कितने हो जाते हैं? टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हो जाते हैं। ये जो मौलिक कर्तव्य है ये कौन से सिफारिश के आधार पर ये आते हैं? तो कौन सी सिफारिश के आधार पर आते हैं? स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर ये लागू किए जाते हैं। स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर ये मौलिक कर्तव्य लागू किए जाते हैं। इतनी चीजें आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर। क्या क्या? कि जो मौलिक कर्तव्य है संविधान के कौन से भाग में है? तो भाग 4 का में है। कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51 का में है। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो अभी 11 है। पहले कितने थे जब मौलिक कर्तव्य लागू हुए? कब? 1976 में। तब कितने थे? तो 10 थे। कौन सी समिति की सिफारिश पर? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये लागू होते हैं। फिर निदेशक तत्व या फिर राज्य के नीति निदेशक तत्व की बात हो रही है। डीपीएसपी के बारे में बात हो रही है, डीपीएसपी के बारे में। ये क्या है? वाद योग्य है, अवाद योग्य है, कठोर है या फिर लचीले हैं? अभी मैंने आपको बताया था जो डीपीएसपी है, अगर जो भी आपको सरकार बोली कि ठीक है आपको पेंशन मिलेगा, पेंशन मिलता है,
आपको पता होगा जो सरकारें क्या देती हैं, कुछ कुछ जैसे कि 1 रुपये किलो अनाज हो गया, 2 रुपये किलो चावल हो गया, ऐसे जो सरकारें कुछ गरीबों के लिए करती है, सबके लिए तो करती नहीं है, गरीबों के लिए करती है। तो ये कैसा, ये किस में शामिल किया जाएगा, ये डीपीएसपी में, किस में, डीपीएसपी में शामिल किया गया है। राज्य का अगर मन नहीं किया तो ये आपको नहीं देगी, नहीं बोलेगी, ठीक है, बोल देगी कि अगर मेरे पास उतना बजट नहीं है, अभी मेरे पास उतना पैसा नहीं है, तो मैं नहीं दूंगी आपको 1 रुपये किलो चावल या फिर 2 रुपये किलो नमक। जो देती है वो नहीं दे सकते, ठीक है। अगर इसका हनन होता है, मतलब अगर डीपीएसपी लागू नहीं करती है, जो भी आपको ये अधिकार अभी मिले हुए हैं, ये लागू नहीं करेगी तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन वही का आपकी स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता जो होती है, ये भी जितने भी आपको अधिकार मैंने पहले बताए हैं कि इसमें अभी लास्ट वाली वीडियो में, वो अगर उन अधिकारों का हनन होता है तो आप कहाँ जा सकते हो, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और हाई कोर्ट भी जा सकते हो, ठीक है। अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चलेगा तो सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे तुरंत सामने वाले को धमकाएगा, डांटेगा और वो उसे लागू करना ही पड़ेगा, उसे मजबूरन लागू करना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या रहेगा, इसमें जो राज्य सरकार रहेगी, उसका मन किया तो लागू किया, उसका मन नहीं किया तो नहीं लागू किया, इसलिए ये अवाद योग्य हो जाएगा। लेकिन जो मौलिक अधिकार होता है, मौलिक अधिकार वो वाद योग्य होता है, आपको याद रखना है। मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है तो आप कोर्ट जा सकते हो, लेकिन अगर डीपीएसपी या फिर राज्य के नीति निदेशक तत्वों का हनन होता है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, आपको याद रखना है। नीति निदेशक तत्व के बारे में कौन से अनुच्छेद से, तो अनुच्छेद नंबर 36 से लेके अनुच्छेद नंबर 51 तक डीपीएसपी के बारे में बात की गई है। डीपीएसपी को कौन से देश के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, आपको याद रखना है, आयरलैंड के संविधान से इसे लिया गया है। उसके बाद देखिए जो डीपीएसपी है कौन से अनुच्छेद है, तो 36 से लेकर 51 तक है। 36 में क्या है, 36 में राज्य की परिभाषा है। राज्य की परिभाषा, राज्य क्या होता है, देखिए राज्य ऐसी संस्था जो खुद के पैसे पे निर्भर रहे, स्वयं या फिर आत्मनिर्भर रहे, ऐसी कोई भी संस्था, चाहे बिजली ऑफिस हो, चाहे एयरपोर्ट अथॉरिटी हो, कुछ भी हो, ऐसी कोई भी संस्था जिसका स्वयं का पैसा लगा हो, मतलब वो आत्मनिर्भर हो और स्वयं के कानून से पे वो डिपेंड है, मतलब खुद के नियम के, जो खुद नियम बनाती है, वो नियम के बनाए हुए कानून, जो नियम बनाए रहते हैं उसी नियम के अकॉर्डिंग वो काम करे। पहली बात, पैसा खुद का हो और नियम खुद का हो। अगर कोई भी ऐसी संस्था है वो राज्य की श्रेणी में आती है, चाहे वो बिजली ऑफिस हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे एयरपोर्ट अथॉरिटी हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कुछ भी हो, ठीक है, वो क्या रहेगी, स्टेट की परिभाषा में, स्टेट की डेफिनेशन में आएगी। अब अनुच्छेद 37 क्या बोलते हैं, अनुच्छेद 37 बोलते हैं कि अगर डीपीएसपी, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, अगर इसे हम लागू ना करें तो ये आप कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है। जितने भी अभी मैं आपको अधिकार बताने वाला हूँ, जो डीपीएसपी के बारे में बताने वाला हूँ, सारी चीज़ अगर लागू नहीं होती है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। ये अवाद योग्य है, अवाद योग्य है, या फिर ये प्रवर्तनीय नहीं है, ठीक है, प्रवर्तनीय नहीं है, आपको याद रखना है। जो डीपीएसपी में जो भी मिले हैं वो प्रवर्तनीय नहीं है, श्योर नहीं है कि सरकार चाहे तो लागू कर भी सकती है, सरकार चाहे तो नहीं भी लागू कर सकती। चलिए अनुच्छेद 38 देखिए, अनुच्छेद 38 क्या बोलता है, तो राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए तथा आय की स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने के लिए सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित और संरक्षित करके लोगों को कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। देखिए इसका मतलब क्या होता है, जो सामाजिक रूप से मतलब देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जनरल में आते होंगे, ठीक है, कोई जनरल में है। अब ये पता है कि जनरल जो पहले लोग थे तो जनरल की मोस्टली बहुत सारे लोग जो जिनकी कंडीशन अभी के दौर पे ठीक है, लेकिन जिसकी कंडीशन ठीक नहीं है, तो ये जो डीपीएसपी है, जो सरकार है, सरकार क्या चाहेगी कि हम डीपीएसपी लागू करके जिनकी अभी कंडीशन सही नहीं है उन्हें सामाजिक रूप से हम क्या करें, अपग्रेड करें, थोड़ा सा बढ़ाएं उनका सामाजिक लेवल, ठीक है। उसके बाद आर्थिक रूप से, हाँ आर्थिक रूप से आप देखते होंगे जो भी जैसे SC/ST वालों के लिए बोल दिया जाता है कि हाँ उनको 10 लाख रुपए की छूट दी जाएगी, 5 लाख रुपए की छूट दी जाएगी उन लोगों के लिए। तो ये आर्थिक रूप से उन्हें क्या करना है, थोड़ा सा उनके लेवल को बढ़ाना है। ऐसे ही राजनीतिक न्याय देना है उन्हें, कोई भी चुनाव लड़ सकते हैं, कहीं भी
कहीं भी चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए उन्हें बहुत सारे अधिकार मिलते हैं, जैसे कि आप अगर SC ST से हैं आपको पता ही होगा कि बहुत सारे अधिकार मिलते हैं, बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है। ये क्यों मिली है? तो ये राज्य ने चाहा है, ठीक है। मौलिक अधिकार में कुछ कुछ चीज़ें दी गई हैं, इसके अलावा राज्य चाहती है कि हाँ हम अपने यहाँ के लोगों को अपग्रेड करना चाहते हैं, थोड़ा सा उनके लेवल को सुधारना चाहते हैं, तो वैसा कर सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाना, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाना। इसके अलावा अवसरों में असमानताओं को कम करना, ठीक है। जैसे कि पहले क्या होता था, देखिए अगर मान लीजिए कि OBC वाला कोई है, अब ये OBC वाला है, ये अगर स्कूल जाएगा ही नहीं, ये पढ़ेगा ही नहीं, तो ये IAS की तैयारी कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, इन लोगों के अवसर बढ़ाना है, चाहे OBC वाला हो, चाहे जनरल वाला हो, चाहे कोई गरीब वर्ग का कोई लड़का या लड़की हो, चाहे SC ST वर्ग का हो, कोई भी, इनके क्या अवसरों को, असमानताओं को कम करना है, ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 39 क्या बोलते हैं। अनुच्छेद 39 क्या बोलते हैं? राज्य विशेष रूप से अपनी नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में निर्देशित करेगा। देखिए जैसे कि आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार रहेगा इसमें, मतलब आपको आजीविका के लिए, जैसे कि यहाँ पे अभी आपको क्या मिल जाता है, चावल मिल गया, नमक मिल गया, सारी चीज़ें मिल जाती हैं आजीविकाओं का। ये देखिए सरकार चाहेगी कि हाँ हम यहाँ अपने यहाँ के लोगों के लिए कुछ कुछ सुविधाएं दे दें, जिससे कि ये लोग क्या खाने की इनके पास सुविधा हो जाए। अभी देखिए जैसे कि यहाँ पे क्या आवास योजना चल रही है, ठीक है, तो सरकारी कुछ कुछ योजना है पेयजल के लिए अभी हर घर जल हर घर नल योजना चल रही है। तो जो जो सरकारी क्या कर रही है, कोशिश कर रही है कि हाँ हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वेलफेयर या फिर कल्याणकारी योजनाओं को पहुँचाएं। लेकिन अगर नहीं पहुँच पाता आपके घर, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है। सरकार पे डिपेंड करता है कि सरकार पहुँचाना चाहती है, पहुँचा पा रही है आपके घर तक या नहीं पहुँचा पा रही है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये सारी चीज़ें तो ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फिर समान कार्य के लिए पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन किसमें है? तो किसमें? DPSP में है, अनुच्छेद 39 का में है। किसमें? अनुच्छेद 39 का में समान कार्य के लिए समान वेतन है। कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि अनुच्छेद समान कार्य या समान काम के लिए समान वेतन कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 39 में है। किस में है? तो DPSP में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में इसमें बताया गया है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन के बारे में बात की गई है। किसमें? पंचायतों के गठन के बारे में। देखिए आपको पता है कि जब हमारा संविधान लागू होता है उस टाइम पे तो ठीक है, लेकिन अगर हमारे यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि गोवा है, अब गोवा में ज़्यादा गांव तो है नहीं, अब वो चाहे तो ग्राम पंचायत का गठन करना चाहे तो कर सकता है, नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकता। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में देखोगे यहाँ पे बहुत सारे गांव हैं, यहाँ पे गांव है तो यहाँ पे सरकारें चाहेंगी कि हाँ यहाँ पे ग्राम पंचायत का गठन हो। जहाँ पे केवल सिटी ही सिटी है तो वहाँ पे ग्राम पंचायत क्यों गठन करेगी? इसलिए सरकारों पे छोड़ दिया गया कि हाँ कहाँ पे ग्राम पंचायत गठन करना है, कहाँ पे नहीं करना है, वो उनकी जिम्मेदारी रहेगी। अनुच्छेद 40 क्या बोलता है? ग्राम पंचायत के गठन के बारे में। आप याद कैसे करेंगे? आप कोशिश करेंगे, देखिए जब 40 साल की हो जाओ तो हम पंचायत का चुनाव लड़ने के लायक हो जाएंगे। हम अभी नहीं लड़ेंगे, जब 40 साल के हो जाएंगे तब पंचायत का चुनाव लड़ेंगे, गाँव में मस्त पड़े रहेंगे, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, 40 के हो जाएंगे तो तब पंचायत का चुनाव लड़ेंगे, अभी नहीं बनना है, अभी हमें सरपंच नहीं बनना है। उसके बाद देखिए कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का मतलब ये होता है कि जो हमारे राज्य है, राज्य ये चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का क्या हो जाए? भला हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए मैं कुछ काम कर पाऊँ। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया क्या, निःशुल्क विधिक सहायता हो जाएगी, गरीबों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था हो जाएगी, जैसे आपको मिल जाता है 1 रुपये किलो चावल, ठीक है। इसके अलावा हर घर जल, ऐसे ही आपको जो घर मिल जाता है, ये सारी जो चीज़ें हैं सरकार, ये क्या होती हैं? तो कल्याणकारी राज्य। अब ये तो ऐसा तो है नहीं कि ये अमीरों को भी मिल जाती है, अमीरों को नहीं मिलती, गरीबों को पहले दी जाती है। गरीब या फिर उसके अलावा आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो केवल और केवल SC ST के लिए, जो अभी तक कमजोर वर्ग थे उन लोगों के लिए व्यवस्था की गई है, ठीक है। कोई गरीब है जैसे EWS वाला है उसके लिए, चाहे OBC वाला है उसके, जो गरीब वर्ग हैं जो अभी तक शोषित होते आए हैं, इन लोगों के लिए व्यवस्था करती है। तभी तो इन लोगों को अपग्रेड करेंगे, इन लोगों के थोड़ा सा, इन लोगों का जो लेवल है वो क्या किया जाएगा? अपग्रेड किया जाएगा, थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा।
और बाकी अमीर लोग तो अमीर रहेंगे ही रहेंगे, जो गरीब लोग हैं उन लोग को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, तभी तो एक लेवल क्या समान लेवल हो जाएगा। ठीक है। और जो राज्य का नीति स्वतंत्र है, इसका पर्पस की क्या है, इसका पर्पस या फिर इसका उद्देश्य क्या है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, डीपीएसपी का कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। डीपीएसपी का उद्देश्य क्या होता है, तो और आर्थिक सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, लोकतंत्र की स्थापना करना इसका उद्देश्य है, जो डीपीएसपी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। देखिए, सामाजिक मतलब हर कोई, चाहे एससी का हो, चाहे एसटी का हो, चाहे कोई गरीब हो, उसका जो लेवल है वो क्या रहे, समान रहे। और आर्थिक रूप से मतलब पहले सामाजिक रूप से मतलब कि चाहे एससी हो चाहे एसटी हो, सब बराबर रहें। अब आर्थिक रूप से मतलब चाहे कोई गरीब हो, गरीब वालों को हमें क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर करना है, गरीब वालों को ऊपर करना है, और अमीर वालों की जो श्रेणी है इनके लेवल पे ले जाना है। इसीलिए तो टैक्स भी लगाया जाता है। गरीबों पे टैक्स लगता है क्या, आप पे कोई टैक्स लगता है क्या, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं लगता। क्यों लगेगा, आपके पास पैसा ही नहीं है तो कहाँ से लगेगा। अगर आप अमीर हो जाओगे, जब आपके पास पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा। और ये जो टैक्स है इसका यूज किस में किया जाएगा, पब्लिक वेलफेयर में। ठीक है, कहाँ पे, पब्लिक वेलफेयर में। जैसे कि यही जो सरकार जो टैक्स देते हैं, ये टैक्स का पैसा कहाँ आता है, एक तो रोड बनाने में, या फिर सरकारें जो ये फ्री में क्या खाना वाना देती हैं, जो सरकारें जो घर बनवा रही हैं, ये क्यों, किसके पैसे से, अपने पैसे से तो मोदी साहब घर बनवा नहीं रहे हैं, किसके पैसे से बना रहे हैं, जो ये टैक्स दे रहे हैं इन्हीं के पैसे से ये बन रहा है। ठीक है, तो आज से ऐसा मत बोलना कि हाँ मोदी साहब करवा रहे हैं। ठीक है, ये जो टैक्स दे रहे हैं उन्हीं के पैसे से ही सब कुछ हो रहा है, आपको याद रखना है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना किस में है, तो राज्य के नीति निष्पक्षता के बारे में है, तत्वों में है, डीपीएसपी में है। ये कौन से अनुच्छेद से, तो 36 से लेके अनुच्छेद 51 तक है। ये कौन से भाग में है, तो भाग 4 में है। ये कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया है। कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है, तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल होगा। देखिए, जो प्रत्येक आपका कर्तव्य होगा, क्या कर्तव्य होगा कि आप प्राकृतिक जो पर्यावरण है उसका संरक्षण करेंगे एवं सुधार करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप गए और जंगल में पेड़ काटना चालू कर दिए। आपको देखिए बहुत सारे अधिकार मिले हैं, अब आपको इतने सारे अधिकार मिले तो आपका भी कर्तव्य होगा कि हम प्राकृतिक जो पर्यावरण है उसका संरक्षण करें। ये किस में कहा गया है, अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 48A में, अनुच्छेद 51 का में, या फिर अनुच्छेद 56 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है, आपके कर्तव्य के बारे में बताया गया है, मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा 51 का में बताया गया कि हमें पर्यावरण की रक्षा करनी है। क्या, हमें पर्यावरण की रक्षा करनी है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। क्या है ये, मौलिक अधिकार है, डीपीएसपी है, मौलिक कर्तव्य है, या फिर आर्थिक आधार है, बताइए। जो समान कार्य के लिए समान वेतन, मेल और फीमेल दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन किस में बताया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के में इसमें बताया गया है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 41, हम धीरे धीरे करके सारे अनुच्छेद भी एक बार पढ़ते हुए चलेंगे। अनुच्छेद 41 क्या बोलता है, यह कार्य करने मतलब काम पाने का अधिकार, जो मनरेगा में आपको काम मिलता है। देखिए ये सरकारें चाहेंगी तो कर सकती हैं, ऐसा नहीं है कि सबको मिल ही जाएगा, लेकिन काम पाने का अधिकार, अगर आपके पास काम नहीं रहेगा तो आप भूखे मर जाओगे। ठीक है, तो काम पाने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 41 में ही है। क्या, काम पाने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार, बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामले में सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुरक्षित करने के बारे में बात करता है। देखिए, बुढ़ापा में क्या मिलता है, पेंशन मिलता है, बीमारी में आयुष्मान भारत योजना है ना, विकलांग लोग के लिए अलग से सीटें रिजर्व की जाती है, इनके लिए जो साइकिल आती है वो साइकिल की व्यवस्था की जाती है, इन लोग के लिए अलग से कुछ पैसे आते हैं,
बेरोजगारों के लिए भी पैसे आते हैं। आप बताइए, अगर अभी पहले क्या था, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, इन्होंने 6 महीने लास्ट में तो पैसे दे दिए, उसके बाद बीजेपी की गवर्नमेंट आई, पैसा आया क्या? नहीं आया। पैसा नहीं आया, अगर आप इसे फंडामेंटल राइट्स में शामिल कर दिया जाता तो आप क्या करते, तुरंत तुरंत दौड़े दौड़े कहाँ जाते, कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट जाते। लेकिन अब सरकार पे डिपेंड करता है वो पैसा दे रहे या फिर ना दे, ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारी चीजें किस में है, अनुच्छेद 41 में है। क्या क्या, काम पाने का अधिकार, या फिर जिसे हम बोलते हैं मनरेगा वाला काम, कोई भी काम हो, ठीक है, काम पाने का अधिकार सरकारी काम देती हैं, चाहे मनरेगा हो या फिर कुछ भी चीजें हो। स्किल इंडिया वाला जो प्रोग्राम चल रहा है वो भी आप देख सकते हैं, सरकारें बोल रही है कि ठीक है आप आइए, मैं आपको काम दूंगी, चाहे मनरेगा में आपसे क्या, पत्थर रेत ही ढुराएं, ठीक है। इसके अलावा शिक्षा पाने का अधिकार भी है, बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के बारे में भी, ठीक है। फिर 42 देखिए, अनुच्छेद 42 क्या बोलते हैं, राज्य कार्य एवं उचित सॉरी कार्य की उचित और मानवीय स्थितियों को सुरक्षित करने और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा। मातृत्व राहत के लिए, जैसे कि देखिए आपको पता होगा प्रसूति सहायता में क्या होता है, 6 महीने तक की लगभग छुट्टी मिलती है। किसको मिलती है, 6 माह तक की छुट्टी मिलती है। किसे मिलती है, तो जो मातृ फिर जो माता बनने वाली रहती हैं, ठीक है, तो उनके लिए, और उनके लिए कुछ कुछ और भी अलग अलग छुट्टियां मिलती हैं और उन्हें कुछ कुछ राहत दिया जाता है। राज्य कार्य को उचित, मान लीजिए कोई विकलांग है, अब विकलांग से वो क्या क्या रेत ढुलवाएगा, क्या नहीं ढुलवा देगा, तो राज्य क्या करेगा, कार्य को उचित और मानवीय स्थितियों के, मान लीजिए किसी का की तबीयत खराब है तो राज्य कोशिश करेगा कि हाँ जिसका तबीयत खराब रहता है उसे हम क्या, जो मेडिकल लीव मिलता है, ये मेडिकल लीव आपको पता है क्यों मिलता है, राज्य चाहे तो देखिए पुलिस वालों को या फिर किसी को भी, है ना, अगर वो चाहे तो केवल बोले कि मैं केवल और केवल 2 मेडिकल लीव दूंगी, और कोई बोले कि नहीं बिल्कुल मैं दूंगी ही नहीं, मेडिकल लीव ही नहीं दूंगी, आप कर सकते हो क्या, कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए आर्मी वाले लोग को देखते हो, जाते हैं ट्रेनिंग में तो क्या ऐसे 1 साल 2 साल तक ऐसी ट्रेनिंग ही रहती है, उनको छुट्टी ही नहीं मिलती, ठीक है। आप वहाँ पे बोल सकते हो क्या कि फंडामेंटल राइट्स का मेरे हनन हो रहा है, नहीं बोल सकते, ठीक है। देखिए इसके अलावा यहाँ पे अगर आप बोलोगे, देखिए इसे किस में शामिल किया गया है, तो इसे डीपीएसपी में शामिल किया गया है। सरकार चाहे तो छुट्टी दे सकती है, सरकार ना चाहे तो छुट्टी नहीं दे सकती। राज्य कार्य की उचित और मानवीय स्थितियों को देखेगी, ठीक है, उसके हिसाब से वो फैसला करेगी। मातृत्व सहायता के लिए पहले 2 हफ्ते 4 हफ्ते का छुट्टी रहता था, फिर धीरे धीरे 6 महीने की छुट्टी देना चालू कर दिए लोग। अनुच्छेद 43 क्या बोलते हैं, राज्य सभी श्रमिकों को एक जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी और उचित जीवन स्तर सुरक्षित करने का प्रयास करेगा, है ना, एक मतलब निर्वाह हेतु योग्य मजदूरी देगा, ठीक है। जैसे कि बोला जाता है कि अभी हमारे यहाँ मनरेगा में कितना रुपए है, 203 204 रुपए था, अभी फिर से बढ़ा दिया गया है, आई थिंक 242-40 के आसपास हो चुका है पर डे का, ठीक है। तो लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो सबसे ज़्यादा हरियाणा में है, ठीक है। तो क्या एक जीवन निर्वाह आप लोग कर रहे हो, अब ऐसा तो है नहीं कि राज्य क्या करेगी, केवल पर डे का आपको 10 रुपये दे देगी, 10 रुपये में आपका जीवन निर्वाह हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। तो जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी देगा। राज्य का कर्तव्य होगा कि इतना वो मिनिमम तो डिसाइड करे कि हाँ इससे कम आप मजदूरी नहीं दे सकते। फिर अनुच्छेद 43A क्या बोलता है, राज्य उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी और सुनिश्चित करने का कदम उठाएगा। मतलब आप लोग का एक यूनिटी होना चाहिए। अगर आप लोग कुछ प्रॉब्लम होता है, जैसे मान लीजिए उद्योग है, उद्योग में बहुत सारे देखिए मजदूर, अपने मूवी भी देखा होगा, है ना, अनिल कपूर की कोई मूवी थी, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है अभी ढंग से, फिर भी उसमें क्या रहता है, वो एक लेबर लोग का ग्रुप रहता है बहुत सारे, है ना, फिर वो नेता बन जाता है ना, नेता बनते हैं। ऐसे ही आपने कुली लोग का जो सामान ढोते हैं उन लोग का भी एक ग्रुप रहता है, वो एक नेता रहते हैं। इन लोग अपनी बातें रख सकते हैं। अभी देखिए अभी एक सरकार ने कोई रूल लाया था, ठीक है, उसमें जो ऑटो ड्राइवर वाले थे उन्होंने हड़ताल करना चालू कर दिया था, इन लोग का एक ग्रुप था। तो वैसे सबका ग्रुप बनाने का अधिकार है, 21 में बोला गया फंडामेंटल राइट्स में, लेकिन प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। ये किसने बोला गया है, 43A में बताया गया है। 43B में क्या बताया गया है, 43B में यह सहकारी समितियों में स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण एवं पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए तो सहकारी समिति के बारे में बताया गया है। ये किसमें, 43B में, सहकारी समिति के बारे में 43B। क्या श्रमिकों की प्रबंधन के बारे में किसमें बताया गया है, तो उद्योग के प्रबंधन के बारे में किसमें बताया गया, तो 43B में। उसके बाद देखिए 44 में क्या बोलता है, तो समान नागरिक संहिता के बारे में बात की गई है। समान नागरिक संहिता क्या होता है,
देखिए, हिंदू के लिए अलग से विवाह रूल है, उनके अलग से तलाक होते हैं, मुस्लिमों के अलग से विवाह होते हैं, अलग से तलाक होते हैं। तो इनके जो नियम होते हैं वो नियम अलग अलग हैं। फिर आप देखोगे ईसाइयों के लिए अलग, ईसाइयों के लिए अलग तलाक होते हैं। तो सबके अलग अलग जो रूल है इनको एक रूल में बनाया जाए, ठीक है। तभी तो जो कोर्ट है वो डिसीजन ले पाएगा कि हाँ सही क्या है गलत क्या है। तो जब संविधान लागू होता है तो इसे लागू इसलिए नहीं कर पाते, क्यों नहीं लागू कर पाते, क्योंकि ऑलरेडी हिंदू और मुस्लिम के बहुत सारे दंगे होते हैं। लेकिन ये संविधान में उस टाइम पे बोला गया था कि इसे लागू करना है, समान नागरिक संहिता को लागू करना है, जिससे हमें ये पता चल पाए कि हाँ इनका जो रूल है वो एक ही रूल होना चाहिए, इनके विवाह करने का, इनके जो पैतृक संपत्ति है उसे किसको 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 क्या देना है, ऐसे करके, ठीक। ये सारी चीज़ें क्या समान नागरिक संहिता में आएंगे, लेकिन धीरे धीरे आएंगे, अभी नहीं। तो अभी आई थिंक गोवा लागू कर चुका है, बाकी दूसरे स्टेट जो है वो अभी लागू नहीं कर पाए हैं इसे समान नागरिक संहिता को। फिर अनुच्छेद 45 क्या बोलता है, यह 6 वर्ष तक की आयु के पूरे करने वाले बच्चों की देखभाल और शिक्षा प्रदान करने वाले बच्चों के लिए क्या होता है। देखिए, आपने देखा होगा बच्चों के लिए कुछ कुछ चीज़ें जो उनकी माताएं रहती हैं, माताओं के लिए कुछ कुछ चीज़ें मिलती हैं, और बच्चों के लिए भी कुछ कुछ स्कूल में मिलता है, जो मध्याह्न मील रहता है उस टाइम। देखिए, जो माता बनने वाली रहती हैं उन लोगों के भी, फिर माता बनने के बाद भी, और बच्चों के लोगों के लिए भी कुछ कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। वो किसमें, राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 45 में बोला गया है कि बच्चों की देखभाल के लिए कुछ कुछ हम करेंगे और शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था भी करेंगे। अनुच्छेद 45 हो गया। फिर अनुच्छेद 46 क्या बोलते हैं, एससी और एसटी, ये कमजोर वर्ग के लिए शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। जैसे देखिए, एससी वालों के लिए क्या, एससी और एसटी वालों के लिए बोला है कि हाँ आप दिल्ली जा सकते हो और यूपीएससी की कोचिंग कर सकते हो। ये किस में बोला गया, अनुच्छेद 46 में। अब ऐसा नहीं कि राज्य चाहे तो आपको भेज सकती है, राज्य बोलेगी मेरे पास पैसा ही नहीं है मैं नहीं भेजूंगी, तो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो कमजोर वर्ग है उन लोगों के आगे बढ़ाने के लिए, जैसे एससी हो गया चाहे एसटी हो गया, इन लोगों के लिए आर्थिक और समाज शैक्षणिक बढ़ावा देने के लिए कुछ कुछ कदम वो उठाएगा। ये किसमें बताया गया है, तो अनुच्छेद 46 में। आप ऐसे याद कर सकते हो कि जो एससी एसटी वाले लोग हैं या फिर जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, इनके लिए चौके छक्के मारती है कौन, सरकार। 46 चौके छक्के कौन मारते हैं, तो सरकार मारेगी, ठीक। इन लोगों को आगे बढ़ाना है तो चौके छक्के मारना ही पड़ेगा। देखिए, अब इसमें आप कैसे याद रखेंगे 44 वाले को, 44 वाले में आप ऐसे याद रखेंगे, समान नागरिक संहिता, समान समान, देखिए 4 4 सेम सेम है, समान हो गया, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। उसके बाद देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, डीपीएसपी या फिर चुनाव आयोग अधिनियम। क्या, पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था किसमें, तो डीपीएसपी में की गई है। डीपीएसपी कौन सा अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद नंबर 40 में। आपको सारे अनुच्छेद याद रखने हैं, डीपीएसपी के सारे अनुच्छेद आपको याद होने ही चाहिए। बार बार आप रिवीजन बस करिएगा, रट्टा नहीं मारना एक बार में, बस आप रिवीजन करते जाइएगा, आपको याद होते जाएगा। पंचायत का चुनाव कब लड़ोगे, 40 के बाद लड़ेंगे, ऐसे याद हो जाए। उसके बाद, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करती है। जो राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के संगठित करने के लिए निर्देशित करती है, तो अभी हमने बताया था पंचायतों के बारे में, अनुच्छेद 40। फिर अनुच्छेद 47 क्या बोलते हैं, देखिए अनुच्छेद 47 धीरे धीरे करके सारे अनुच्छेद भी हम देख लेंगे। राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए में सुधार के लिए कदम उठाएगा, लोगों के स्वास्थ्य के लिए, ठीक है, स्वास्थ्य के लिए सुधार में कदम उठाएगा, और हानिकारक नशीले पेय पदार्थ एवं दवाओं के सेवन पर रोक लगाएगा, ठीक है। जो नशीले कुछ स्टेट गवर्नमेंट, जैसे कि आप देखोगे बिहार में शराब बैन है, और किसी स्टेट में बैन है क्या, नहीं बैन है। सरकार पे डिपेंड कर रहा है वो बैन करना चाहती है या नहीं करना चाहती, ठीक है। अगर इसी को फंडामेंटल राइट्स में शामिल कर दिया जाए तो क्या होगा, तब तो इन्हें बंद करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसे क्या, जो नशीले पदार्थ हैं उन्हें, या फिर जो दवाओं के सेवन है उन्हें, जो हानिकारक है उन पे पाबंदी लगाएगी। कौन लगाएगा, तो सरकार लगाएगी। कौन से अनुच्छेद में बताया गया है, 47 से बताया गया है। क्यों लगाएगी, कि जो सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार और पोषण के स्तर को बढ़ाना है हमें, ठीक है, इसलिए ये पाबंदी लगाएगी। क्यों, लोगों के स्वास्थ्य के स्तर को उठाना है, पोषण के स्तर को उठाना है, इसलिए इस पे पाबंदी लगाएगी। उसके बाद अनुच्छेद 48 क्या है, गाय, बछड़ों एवं अन्य दुधारू पशुओं के वध पर
रोक लगाने एवं उनकी नस्लों में सुधार करने के लिए प्रयास करेगा। कौन प्रयास करेगा? तो राज्य प्रयास करेगी। क्या प्रयास करेगी? जो गाय है, बछड़े हैं या फिर चाहे भैंस हो, जो भी दूध देते हैं, ठीक है, उनके वध पर रोक लगाने के लिए इन्हें रोक लगाना है, ठीक है, एवं उनकी नस्लों में सुधार करना है। नस्ल में सुधार का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई ऐसा नस्ल है जिसमें वो दूध बहुत कम देते हैं, ठीक है, तो इनकी नस्लों में जब सुधार हो जाएगा तो क्या, जब ज़्यादा दूध देने लग जाएंगे तो कोई इनको मारना क्यों चाहेगा, ठीक है। देखिए बहुत सारी चीज़ ऐसी होती हैं, अगर आप गांव साइड जाओगे देखोगे क्या कि जो गाय या फिर भैंस कम दूध देती है तो इन लोग क्या करते हैं, जो गाय काटने वाले रहते हैं, है ना, कुछ गाय और भैंस ये सब काटने वाले जो रहते हैं, इनको बेच देते हैं कि यार हम लोग इतना खिला पिला रहे हैं, ये तो दूध दे ही नहीं रहे, तो इनको बेच देते हैं, फिर वो जाके क्या काट देते हैं। लेकिन अगर इनके नस्लों में सुधार हो जाएगा तो क्या होगा, फिर दूध से ही इनको प्रॉफिट हो जाएगा, जो किसान रहेंगे, जब इनका दूध से प्रॉफिट हो जाएगा तो ये काटेंगे नहीं। तो ये 48 क्या बोलते हैं, गाय बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने के बारे में। फिर अनुच्छेद 48 ये क्या बोलते हैं, पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करना, देश के वन और वन्य जीवन की रक्षा करना। वन्य जीव है ना, वन्य जीव की रक्षा करना, जो वन्य जीव हैं उन्हें नहीं मारना है, एवं पर्यावरण की रक्षा करना है, मतलब जीव जंतु हो गए, जीव जंतु एवं पर्यावरण, इन्हें हमें अब क्या करना चाहिए, तो अब दोगुनी स्पीड से इनका प्रोग्रेस करवाना चाहिए। 48 है ना, अब 4 नहीं भाई, अब 8 मारो, है ना, 4 नहीं, अब चौके नहीं, अब 8 मारो अब इन लोगों के लिए। किसके लिए? आपको पता होगा ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो अब हमें चौके मारने से काम नहीं चलेगा, अब हमें एक बॉल में 8 रन बनाने हैं। अब आप ये समझिए, है ना, अभी हमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करना है, तब जाके ग्लोबल वार्मिंग रुकेगी, सारी चीज़ें रुकेंगी, ठीक है। तो पर्यावरण की रक्षा करना है एवं जो वन्य जीव हैं उनकी रक्षा करनी है हमें। अनुच्छेद 49 क्या बोलते हैं, राज्य हर स्मारक, है ना, जो स्मारक रहते हैं, जो पुराने स्मारक हैं, उनके कलात्मक रूप से महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक स्थान की रक्षा या सुरक्षा करेगा। अनुच्छेद 49 क्या बोलते हैं, जो स्मारक है उनकी रक्षा करने के बारे में बताते हैं। अनुच्छेद 50 क्या बोलते हैं, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाएगा। क्या, जो राज्य है, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाएगा। 50-50 आप ऐसे याद कर सकते हो, 50-50। इधर कार्यपालिका में कौन आएगा, जो काम करते हैं, चाहे यहाँ पे मुख्यमंत्री हो, ठीक है, प्रधानमंत्री की जो मंत्रिमंडल रहते हैं वो सब किस में आते हैं, तो कार्यपालिका में आते हैं, ये काम करने वाले। न्यायपालिका में कौन, जज साहब रहते हैं, वकील लोग रहते हैं, ये लोग, तो इनके बीच में आपको पता होगा हमेशा लड़ाई होती रहती है, ठीक है। नेता अपने मन से कुछ भी करना चाहते हैं, क्या न्यायपालिका क्या करता है, डंडा मारता है इनको, नहीं नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो ये कानून लेते हैं, अंड बंड अगर कोई कानून लाएगा तो क्या करेगा, न्यायपालिका सबसे ऊपर में बैठा रहता है, मारता है एक डंडा इन लोग को, ठीक है। तो 50-50 इन लोग के बीच में हो जाता है, मतलब लड़ाई हो जाती है 50-50, किसमें, न्यायपालिका और कार्यपालिका में अलग कर देते हैं लोग। फिर अनुच्छेद 51 क्या बोलते हैं, 51 देखिए आपको पता है कि आप 51 का दान कर सकते हो, 21 का दान करते हो, 11 का दान करते हो, 101 का दान करते हो, है ना, ये सारे जो दान होते हैं शुभ माना जाता है हिंदू रीति रिवाज में। जब भी पूजा होती है तो हम लोग ऐसे ही दान करते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, लोग सोचते हैं ठीक है हमारे यहाँ शांति आएगी, क्या आएगी, शांति होगी। सेम ऐसे ही अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए 51, अनुच्छेद 51 में किसके बारे में बात किया गया है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बढ़ाने के लिए राज्य प्रयास करेगा, ठीक है। जो दूसरे देश हैं उन लोगों के साथ अच्छा संबंध बना के रखना है। अंतर्राष्ट्रीय जो कानून और संधियां होती हैं उन लोगों का हमें सम्मान करना है, जो भी कानून होते हैं, ठीक है, जो भी संधियां होती हैं। और मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारों को प्रोत्साहित करना, मतलब हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पाकिस्तान और चीन इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रहा है तो हम बोलेंगे भाई लड़ाई मत करो, तुम लोग को भी मैं गेहूँ चावल जो भी नमक वमक है दे दूंगा, हमारे यहाँ तो बहुत सारा होता है, तो इन लोग के बीच में हमें मध्यस्थता कर देंगे, उसे हम बोलेंगे क्या, मध्यस्थता करना। अंतर्राष्ट्रीय विवाद अगर कुछ हो रहा है तो उसे हम मध्यस्थता करेंगे और इन लोग के बीच में शांति लाएंगे, ठीक है। चलिए, तो 51 में क्या बोला गया है, शांति और सुरक्षा के बारे में। 50 में क्या बोला गया, 50-50। फिर 49 में क्या, स्मारक, है ना। 48 में क्या बोला गया है, तो 48 में मैंने आपको बताया चौका और छक्के मारना है, किसके लिए, जो वन्य जीव है और जो पर्यावरण है उन लोग के लिए। 47 साथ नहीं देना है, किसका, अब साथ नहीं देना है जो नशीले पेय पदार्थों का सेवन करते हैं।
चलिए उसके बाद अब जल्दी जल्दी देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किसमें किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, किसमें? 43A में। 43A में बताया गया है क्या, कर्मकारों की प्रबंधन का भागीदारी। उसके बाद देखिए, ये आपके क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, मौलिक कर्तव्य। आपको क्या क्या करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें आपको संविधान ने दे दी, हमारे देश ये बहुत सारी चीज़ें आपको दे दी। अब आपका भी कर्तव्य, क्या कर्तव्य है कि संविधान का पालन करें, उनके आदर्श संस्थाओं और राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप राष्ट्रीय ध्वज जो है उसको कहीं भी फेंक दे रहे हो, कुछ भी राष्ट्रीय गान का आदर नहीं कर रहे हो। ठीक है, आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, है ना। जो आदर्श है हमारे, जैसे भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आजाद, तो इन्होंने इतना सारा कुछ हम लोग के लिए बलिदान दिया है, तो इसे जो उनके आदर्श है उनको हमें अपने हृदय में संजो के रखना है एवं उनका पालन करना है। उन्होंने क्या बोला कि हम अपने देश को हमें आगे बढ़ाना है, हमें करप्शन नहीं करना है, तो हमें उनकी जो आदर्श है उनके आदर्श को संजो के रखना है और उनका पालन करना है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करनी है और उसे अक्षुण्ण रखना है। एकता, संप्रभुता, संप्रभुता का मतलब क्या होता है? तो संप्रभुता का मतलब होता है हम, हमारे द्वारा जो कानून बनाए गए हैं, हमारी सरकार ने जो बनाया है, हमें उस पर ही डिपेंड रहना है। हम दूसरे के फोर्स में या फिर दूसरे के अंडर में, दो अगर मान लीजिए चीन है, जैसे कि चीन अगर हमारे पर कोई फोर्स डाल रहा है तो हम उसका पालन नहीं करेंगे, हमारा जो मन करेगा वो हम करेंगे। हम संप्रभु राज्य हैं अब। ठीक है, जो भारत है वो भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, संप्रभुता है यहाँ पे, जो ये चाहेगा वो करेगा। चीन है, अमेरिका अगर कोई धमकी देते हैं तो भारत डरने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं संप्रभुता, मतलब हमारा खुद का प्रभुत्व चलेगा। एकता, हमारे अंदर एक एकता होनी चाहिए, चाहे अलग जाति के हो, अलग धर्म के हो, किसी भी धर्म के हो, हमें एकता बना के रखनी, अखंडता बना के रखनी है। देश की रक्षा करना है एवं आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना है। हमें अब देश की रक्षा करनी है, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो आह्वान किए जाते हैं तो हमें राष्ट्र की सेवा भी करनी है। फिर उसके बाद आप ऐसे ही इन सब चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना है। ठीक है, फिर हमें राष्ट्रीय भावना, भातृत्व, और जो हम भातृत्व मतलब कि हमें जो भी अलग अलग धर्म के लोग हैं उन लोग के बीच में और जाति के बीच में हमें अच्छी भावना का, फिर भातृत्व वाली मतलब भाईचारे का भावना का निर्माण करना है। धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे होकर ऐसी प्रथाओं का त्याग करना है जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, मतलब स्त्रियों की हमें रक्षा करनी है। उन्हें मतलब हमें कुछ बोलना नहीं है। ठीक है, कुछ बोलना नहीं है मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी नहीं बोलना है, मतलब उन्हें ऐसा कोई चीज़ नहीं बोलना है जिससे उन्हें उनके स्वाभिमान को ठेस पहुँचे। फिर प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्यजीव आते हैं, उनकी रक्षा करना है, संवर्धन करना है और प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखना है। फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद एवं ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना को विकास करना है। उसके बाद सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी है। इसके बाद देखिए जो भी चीज़ें हैं, फिर यहाँ पे देखिए 6 से लेके 14 वर्ष तक के जो भी बच्चे हैं उनको आपको क्या करना है, शिक्षित करना है। शिक्षित करना मतलब मान लीजिए अगर आपके आसपास कोई बच्चा ऐसा है जो कि स्कूल नहीं जा पा रहा है, तो आपका ये कर्तव्य है, ये फंडामेंटल ड्यूटी है कि आप उन्हें किसी नज़दीकी स्कूल में भेजिए, चाहे प्राइवेट हो या फिर स्कूल गवर्नमेंट हो। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आपको अपने जेब से पैसा देना पड़ेगा, सरकार पैसा देगी, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, लेकिन आपका एक कर्तव्य है होगा कि आप बच्चों को शिक्षित करें। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, राज्य के डीपीएसपी या फिर नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में बताता है? बताइए, शांति सुरक्षा कितने का चढ़ावा? 51 का चढ़ावा। कौन सा नीति निर्देशक तत्व नहीं है? अब यहाँ पे देखिए कौन सा नीति निर्देशक तत्व नहीं है। मादक पेय के उपभोग का निषेध करना, ये किसमें बोला गया है? किसमें बोला गया है? 47 में, अनुच्छेद 47 में। गाय बछड़ों के वध को निषेध करना, भाई हमें वन्य जीव की रक्षा करनी है ना, तो ये किसमें बोला गया है? अनुच्छेद 48 में बोला गया है। पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन, ये भी बताया गया है किसमें? 48 में। फिर देखिए 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, गलत बात। 6 से लेके 14 तक के किसमें बताया गया है? तो ये तो फंडामेंटल ड्यूटीज में बताया गया है, कर्तव्य में बताया गया है। और 0 से लेके 6 तक किसमें बताया गया है? तो 0 से लेके 6 तक हमारे
डीपीएसपी के बारे में बताया गया है। डीपीएसपी 0 से लेकर 6 बताया गया है, ये गलत बोल रहा है। 16 वर्ष की आयु तक बोल रहा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। भारतीय संविधान में डीपीएसपी को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? अभी हमने बताया था आयरलैंड, सी राइट आंसर। उसके बाद संविधान के मूल कर्तव्य को जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया वह क्या है? बताइए क्या है? कौन सी समिति की सिफारिश पर इसे लागू किया गया? तो अभी हमने बताया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976। उसके बाद देखिए नागरिकों के मूल कर्तव्य का विवरण किस संविधान में दिया गया है? मूल कर्तव्य का विवरण बताइए किसमें? तो 4 में दिया गया है। 4 में, 4 का अनुच्छेद किसमें? तो अनुच्छेद 51 में मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है। टोटल कितने मूल कर्तव्य? 11 मूल कर्तव्य अभी हैं। एक नागरिक के मूल कर्तव्य में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं उसका संवर्धन, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखना, उनका पालन करना, अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें, है ना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद एवं ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। तो आप जब मूल कर्तव्य पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा नहीं है। तो अस्पृश्यता के बारे में बात नहीं की गई है, ये राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें आपका कर्तव्य है, आपको इसको करना है। पर्यावरण की रक्षा भी करनी है, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्श को संजो के भी रखना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को क्या करना है, उसकी भावना का विकास करना है। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अछूते रखें, यह उपबंध किस में किया गया है ना? प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना है आपको। क्या किस में बताया गया है ये? तो ये बताया गया है मूल कर्तव्य में बताया गया है कि हमें भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करनी है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। देखिए अगर आपने ध्यान से देखा होगा एक बार और वीडियो को आप देखिएगा, और जितने भी मैंने आर्टिकल बताए हैं, देखिए आर्टिकल एक बार में तो याद होगा नहीं, आप इसे लिख लीजिए और इसे बार बार पढ़ डालिए। और इसका जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं सारे क्वेश्चन हमने देख लिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।